Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आज एनईडी का राउंड टू का डे टू था, यानी 7 जुलाई 2026, और डिस्कस करेंगे आज के कंप्लीट पेपर को। और सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बच्चों के रिव्यूज बता दूंगा, दिखा दूंगा कि बच्चों का क्या कहना था पेपर को लेके। और उसके बाद हम इन तमाम के तमाम एमसीक्यूज को रिक्रिएट करके आपको बाकायदा एमसीक्यूज की स्टेटमेंट नीचे ऑप्शंस इस तरह बना के मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ, मैथमेटिक्स के भी और फिजिक्स के भी। और इसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी शामिल किए गए हैं जो कि डे वन के हैं, जो कि कल मैं नहीं करवा सका था, जो बच्चों ने बाद में भेजे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो, ये लेक्चर, ये आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका 8 जुलाई को एग्जाम होने जा रहा है एनईडी के अंदर, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो 2027 के अंदर भी अपना एनईडी का राउंड वन क्लियर करें या राउंड टू क्लियर करें, आपके सिबलिंग्स, आपके जूनियर्स, तो ये सेशन, ये लेक्चर आप तमाम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एनईडी के ओरिजिनल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आज हमारे पास राउंड टू के अंदर, यानी 7 जुलाई के पेपर के अंदर आए। कंप्लीट पेपर के एनालिसिस भी कर लेते हैं और उसके सोल्यूशन भी कर लेते हैं तमाम एमसीक्यूज का। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं हाईली रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि हमने एनईडी के ऊपर, वैसे तो हम हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर ही मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, एंड गेम्स दे रहे होते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेशन है कि एनईडी के लिए हमने 10 फ्री मॉक टेस्ट अपने बच्चों को, अपने पासियंस को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपने 10 के 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाना है। आप, सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूँ, आपने कहीं पे 40 50 60 हजार दे के भी पढ़ा होगा, कहीं पे 9 10 हजार का चूना लगवा के भी पढ़ा होगा। आप 10 फ्री मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाइए और पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम्स को देख के जाइए। उसके बाद खुद आके एनालिसिस कीजिएगा कि आपके पेपर में वो जितने भी एमसीक्यूज आए थे, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पेपर में थे, जो जो भी सब्जेक्ट थे, उन सारे सब्जेक्ट में जितने एमसीक्यूज थे वो किधर से आए थे, वो हमारे उधर मॉक टेस्ट में मौजूद होंगे, वो हमारी एंड गेम में होंगे। हमने एंड गेम के अंदर सिर्फ 100 50 एमसीक्यूज, यानी थ्योरी भी कवर करवाई हुई है, यानी बच्चों को बेसिक टू एडवांस सारे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे अलग एंड गेम दी है, थ्योरी पे अलग एंड गेम दी है, और इसके अलावा हमने 10 फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। इसका 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया गया। सो दिस ऑल एफर्ट इज डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। लाजमी तौर पे ये चैनल खुद भी देखिए, विजिट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी तौर पे इसकी रिकमेंडेशन दीजिए। और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, हाईली रिकमेंडेशन है कि उनको हमारे बैच के अंदर एनरोलमेंट करवा लीजिए। 2027 के अंदर अगर वो चाहते हैं किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, जैसे अगर वो एनईडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे बैच में उनका राउंड वन ही क्लियर करवा देंगे, राउंड टू भी दें, उसमें और ज्यादा अच्छे स्कोर होंगे। मेहरान के टेस्ट की भी तैयारी हमारे पोर्टल में आप लोगों को हमारे बैच में करवाई जाएगी। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो नस्ट के अंदर टारगेट किए हुए हैं कि एडमिशन लेना है, या फास्ट के अंदर, या सिंध की कोई भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हो, या एमडी कैट का टेस्ट हो, नम्स का टेस्ट हो, तो उसके लिए हमारा अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगस्त 2026, यानी कि 1 अगस्त से हमारा ये बैच शुरू होगा, जो कि बैच 1.0 होगा। वो तमाम बच्चे जो सोच चुके हैं कि हमने गैप ईयर लेना, उनके लिए ये बेहतरीन एक ऑप्शन है, एक बेहतरीन ऑफर है कि आप लोग हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए, जिसमें साल के शुरू में आप लोगों ने जस्ट 7,000 पे करना है। आपका सारे का सारा जो कोर्स है तमाम सब्जेक्ट्स का, लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल टाइम खत्म करवाएंगे। फिर आपको हर एक यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बुक्स देंगे अपनी। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर स्मार्ट बोर्ड पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोफेसर वो पढ़ाएंगे। फिर टॉपिक वाइज वर्कशीट मिलेगी, टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स मिलेंगे, फिर चैप्टर्स की क्विक रिवीजन होगी, चैप्टर वाइज लेक्चर नोट्स वर्कशीट्स मिलेंगी। इस तरह आपका पूरा कोर्स खत्म होगा, फिर रिवीजन होंगी, फिर आप लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट होंगे, और उसी पैटर्न पे होंगे जिस तरह यूनिवर्सिटीज में हो रहे होते हैं। तो ये सारी एफर्ट आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम करवाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारी एफर्ट पास एजुकेशन सिस्टम ने कर रखी है आप बच्चों के लिए। हमारे बैच में आने के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। इस नंबर को अभी नोट करें। अगर आप लोग चाहते हो कि 2026 में ही आपका एडमिशन हो जाए, तो एक हमारा रनिंग बैच है जो कि आपको 5,000 में मिलेगा। उसमें आप लोगों को पूरे पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी। जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना चाहते हो उसकी तैयारी कर लो। इसके अलावा अगर न्यू बैच में आना चाहते हो तो उसकी फीस 7,000 है। उसके लिए भी इस नंबर पर रब्ता कीजिए। इसमें आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी कोर्स आपका मल्टीपल टाइम खत्म करवाएंगे। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर 2026 एडमिशन एंड 2027 एडमिशन। आज की बात कर लेते हैं, तो आज एनईडी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ने बताया यहाँ पे कि उसके पेपर में क्या पूछा गया कि
सबसे पहले फंक्शन z इफ वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 8, फिर स्लोप प्लस कांस्टेंट आंसर 3/2 बच्चे ने बता दिया इसका आना है। फिर रेंज के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए। अक्सर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल बना के, एक चार्ट बना के अपने पास सेव रख लीजिए। एक तो उन सब की वैल्यूज को याद रख लीजिए, आपको विदाउट कैलकुलेटर्स आनी चाहिए, और उसके बाद उनकी डोमेन और रेंज को भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, डोमेन और रेंज को भी। अब देखो हमारे पास कोसाइन एक्स के फंक्शन की क्या पूछी गई, रेंज पूछी गई। अब अगर हम कोसाइन फंक्शन को ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास ये उसकी कर्व आती है, यानी कोसाइन का जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 पे 1 देता है, हम सबको पता है कॉज ऑफ 0 पे 1 देता है। तो आप लोग देख सकते हो कॉज ऑफ 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1, तो इसकी वैल्यू +1 से लेके -1 तक है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से लेके +1 तक है, क्लोज्ड इंटरवल में। -1 भी आता है, कॉज ऑफ 180 पे कितना आता है, -1 आता है। तो कॉज ऑफ 180 पे -1 आता है, और अगर आप कॉज ऑफ 0 पुट करो तो ये हमारे पास +1 देता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 तक रहती है, ये इसकी रेंज है। डोमेन का मतलब होता है क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में हम कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ ये सारा था, dy/dx निकालना था। तो यहाँ पे अगेन देखिएगा बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम dy/dx देखें तो नेचुरल लॉग के आगे जो भी गिवन है वो सारे का सारा एक दफा किधर चला जाना था, बटे में x² + x हो जाना था, और उसके बाद नेचुरल लॉग के आगे इसको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना था, जो कि x² का 2x हो जाना था, और आगे x का फर्दर 1 हो जाना था। अब ये फाइनल में आंसर क्या बन जाना था, 2x + 1, और नीचे x² + x हो जाना था। तो इस तरह करके आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना था। फिर लिमिट x गोज टू 0, फिर ये हमारे पास पूरे का पूरा गिवन था। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 - 0 0.0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस पे आप एल हॉपिटल रूल को भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन 5x का हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस का 5x, और आगे माइनस, और आगे अगर आप लोग देखो 5x का फर्दर क्या आ जाना था, 5, और आगे साइन 3x का हमारे पास ये 3 का x का 3 आ गया, और साइन 3x का कॉस 3x बन जाना था। तो इस तरह करके आपने अब इसमें वैल्यू को यूज कर लेना था, नीचे डिनोमिनेटर में x है तो उसका 1 हो जाना था। तो 5 इंटू कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, -3 इंटू कॉस ऑफ 0 1, तो ये बन जाना था 5 माइनस का 3, तो ये बन जाना था 2, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाना था। उसके बाद था फाइंड डिस्टेंस इफ डायमीटर हमारे पास गिवन था, कंप्लीट रेवोल्यूशन इतने में था, तो हमने डिस्टेंस को निकाल लेना था। 2 फोर्सेस न्यूटन, इनको रिक्रिएट करके आगे आपको मैं करवा रहा हूँ ये सारे, ठीक है। इधर ज्यादा से खिचड़ी से बनेगी, ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो इनको बाकायदा एमसीक्यूज की स्टेटमेंट, ये सारी एफर्ट पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए करता है कि इन एमसीक्यूज को रिक्रिएट किया जाता है, फिर डिटेल में इनके सोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स के अंदर से था। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ने क्या बताया, वो कि इक्वेशन वाज गिवन कोफिशिएंट ऑफ x इज k इफ रूट्स आर इक्वल कैलकुलेट। अच्छा, ये रूट्स आर इक्वल अगर आ जाए ना तो याद रख लो, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट कर लेते होते हैं, यानी कि हमारा जो b² - 4ac है ना, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया जाता है। तो इस तरह करके हम a की, b की या k की जो वैल्यूज ने पूछी होती है वो हम बता देते होते हैं। फिर है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर जैसे स्केलर प्रोडक्ट इज। अब देखो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ए वेक्टर ये वाला हमारे पास है, बी वेक्टर ये है, और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। और याद रखिए कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर की, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं ए डॉट बी, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ में हमारे पास कॉस ऑफ थीटा आता है। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो 90 पुट करोगे तो कॉस ऑफ 90 हमारे पास कितना देता है, 0 डिग्री। तो 0 इंटू समथिंग दैट विल बी 0। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, या यू कैन से कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, ये हमारे पास कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। कब, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास था कि लिमिट के अंदर से पूछा गया कि x गोज टू 0, x नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर होगा। 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास पूरा आंसर इसका 0 बन जाना था। एल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। फाइंड इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अब 2 पॉइंट्स गिवन थे, इक्वेशन निकालनी थे। डेक ऑफ कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग
और फिर फॉर्मूला ऑफ साइन बीटा बाई टू का पूछा गया। फिर एफ ऑफ जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन था, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन जी इफ वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 8। उसके बाद है स्लोप ऑफ दिस प्लस कांस्टेंट, आंसर इसका 3/2 आ गया। रेंज कॉज एक्स की ये बता चुका हूँ आप लोगों को। फाइन डिस्टेंस ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद है हमारे पास के सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक इज फिल्टर। उसके बाद था एंटी फ्रीजिंग एजेंट इज ग्लाइकोल, मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्केयर। अब देखो e की पावर हमारे पास x का स्केयर आ रहा है। अब देखो e की पावर का ये रूल होता है कि e की पावर x स्केयर का e की पावर x स्केयर, और आगे जो x स्केयर है इसके डेरिवेटिव से फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास जो फाइनल में आंसर बना वो बना 2x e की पावर x स्केयर। तो ये हमारे पास फाइनल फाइनल करके आंसर बन गया। उसके बाद को फैक्टर A23 है। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया स्क्वायर रूट वाई माइनस ई रेज टू पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। फिर ए का एंगल गिवन, बी का गिवन, सी गिवन है, तो हमारे पास ट्रायंगल इन ए बी सी, देन वैल्यू ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली आर इक्वल टू। अगर तो ये एरिया के रिलेटेड हो तो आपको पता होना चाहिए 1/2 ए बी साइन ऑफ सी साइड के इक्वल आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास 1/2 बी सी साइन ऑफ ए आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास ए इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल 1/2 ए सी साइन ऑफ बी आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम साइड्स को निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा आगे रिक्रिएट करके आपको ये मैं करवा देता हूँ। उसके बाद इफ सर्कल लाइज एट ओरिजिन एंड हैज अ पॉइंट दिस वन विच इक्वेशन सेटिस्फाइज। अब सर्कल की इक्वेशन की बात करो तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल हमारे पास होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब याद रहे कि यहाँ पे जो एच और के हैं ये हमारे पास सेंटर होते हैं। एच और के हमारे पास क्या है, सेंटर, और ये शिफ्टेड सेंटर है। अगर हमारा यही सेंटर किस पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, तो फिर हमारा एच भी जीरो आ जाता है, के भी जीरो आ जाता है। तो जब हम इधर भी जीरो पुट कर देंगे, इधर भी जीरो पुट कर देंगे, तो इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। Okay, equation was given coefficient of x is k, the roots are equal, calculate the value of k। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन लॉ स्टेटमेंट पूछी गई थी, एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट पूछी गई थी। फार्मूला फॉर फेरिक सल्फेट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3 Fe2SO4 टेकन 3। अगर तो फेरिस होता तो Fe+2 होना था, ठीक है, और अगर हमारे पास फेरिक है तो Fe+3 हो जाता है। ओके, उसके बाद है लॉन्ग चेन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, ये हमारे पास हो जाना था। एडिशन ऑफ HCN इन कार्बोनिल कंपाउंड्स इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, ये बच्चे ने खुद सारे रिव्यूज बताए हुए हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन था, इट सजेस्ट दैट Kc की वैल्यू इतनी है, 10⁻⁴ है, दैट रिएक्शन इज अनफेवरेबल एंड प्रोड्यूसेस बी लेस। उसके बाद फेवरेबल एंड प्रोड्यूसेस ए लेस। ठीक है, आपने अपने खुद आंसर्स को और उनको वेरीफाई करते जाना है। मैं एक चीज बता दूं, आपने रिलाय करना है मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट से तैयारी पूरी करके जानी है। ये बच्चे ने खुद ही क्वेश्चन लिखे आगे आंसर लिखे हुए, इसलिए मैं खुद भी आपको इनको सॉल्व करवा रहा हूँ। और उसके बाद आपने हमारी एंड गेम्स को देखना है, तो इससे आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद डे वाइज भी देख के जाओगे तो और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ फिब्रिलाइजेशन पूछी गई थी, और शेप एंड टाइप ऑफ फिब्रिलाइजेशन, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड, फिर इस तरह विच इज ट्रू अबाउट ग्रुप थर्ड ए, हाई डेंसिटी, फिर हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर NH3 एक्सेस रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म, फिर पोलर कंपाउंड इनमें से कौन सा होगा। फिर हमारे पास मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसका चार्ज लेस होगा। अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, एडिंग कैटलिस्ट विल मूव द रिएक्शन। उसके बाद अबंडेंट अल्कली मेटल कौन सा होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एनईडी एनईडी राउंड टू एनईडी राउंड टू 2026 एडमिशंस, योर डे 2 कंप्लीट पेपर एनालिसिस। ये था हमारा कंप्लीट पेपर का एनालिसिस। अब आओ बच्चों में आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन सारे के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करवा देता हूँ। और इसके अलावा कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, जो बाद में रिपोर्ट हुए, जो बच्चों ने बताए हैं, वो भी करवा देता हूँ। और जो एक्सपेक्टेड हैं जिससे और भी आ सकते हैं वो भी आपको करवा देता हूँ। मैथमेटिक्स के पहले आप तमाम बच्चों को करवा देता हूँ, और उसके बाद आपको फिजिक्स के करवा देता हूँ। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आप तमाम बच्चों ने अभी ये कंप्लीट देखना है, रिक्रिएटेड एमसीक्यूज आपको करवा देता हूँ, जो कि एनईडी के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तमाम स्टूडेंट्स चाहते हो कि
आपका भी एडमिशन हो 2026 के अंदर। जैसे 2026 में आपके पास फाइनल स्ट्राइक है, यानी अगर मैं बात करूं 2026 के अंदर, तो आप तमाम बच्चों के पास ये फाइनल स्ट्राइक है, यानी इसके बाद तो यही हो सकता है कि बच्चा खुदा ना खास्ता गैप ईयर पे जा सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप गैप ईयर से बचो, यानी आप लोग चाहते हो कि आपका 2026 के अंदर ही एडमिशन कंफर्म हो जाए, आगे दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है वो लाजमी तौर पे दे लीजिए। उसके अलावा आप लोगों ने कायदे वाम मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड को लाजमी दे लेना है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास आगे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट आ रहे हैं अगस्त के अंदर, उसको लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। फिर वो जो बच्चे जो एमडी कैट देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सर नम्स का हो गया, AKU का टेस्ट आपके पास 5 जुलाई को हो चुका है। इसके अलावा NTS के टेस्ट को लाजमी दे लीजिए। इसके अलावा आप तमाम बच्चों ने नस्ट का टेस्ट दे लेना है, जो नस्ट कराची में स्टार्ट होगा, जो NET 4 है। इसके अलावा आप तमाम बच्चे अभी ही 2026 में एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। हमारा पोर्टल आपको 5000 में मिलेगा, जहाँ पे तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि 2027 में आपका एडमिशन हो, गैप ईयर पे कोई बच्चा सोचा हुआ है, तो उसके लिए हमारा जो न्यू बैच होगा वो अगस्त के अंदर स्टार्ट होगा। ये हमारा न्यू बैच होगा, जो न्यू बैच 1.0 होगा, और ये अगस्त 2026 में हमारा स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। और इसमें आने की फी है 7000, जो कि वन टाइम पे करनी है। अभी इस नंबर पे अपनी फी को सबमिट कीजिए, अभी अपनी फी सबमिट करवाएं, और आज ही पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 12 महीने की फी हम लोगों ने 7000 जस्ट चार्ज की हुई है, यानी पूरे 12 महीने की फी जस्ट 7000। और इसमें हम आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे, चाहे NED हो, मेहरान हो, कायदे वाम हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, कराची हो, MD कैट हो, ई कैट हो, बी कैट हो, IB हो, नस्ट हो, फास्ट हो, प्यास हो, उन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे इस एक बैच के अंदर। इस बैच का लाजमी हिस्सा बनिए, आगे अपने फ्रेंड्स को बताइए, जूनियर्स को लाजमी रिकमेंडेशन दें, अभी अपने कॉलेज और जो आपके एकेडमी के ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि उन बच्चों के लिए भी फायदा हो जाए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने मैथ के और फिजिक्स के MCQs, जो कि हमारे पास आज और कल के डेट में आए और जो एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, that is about find the equation of the parabola that has its vertex at 1 2 and its focus at 4 2। यानी कि हमारे पास कोनिक सेक्शन के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट करना है। हमने पैराबोला की इक्वेशन को इसके अंदर फाइंड आउट करना है। गॉट इट। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हमारे पास जो वर्टिक्स है वो 1 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास जो वर्टिक्स 1 2 आ रहा है, तो वर्टिक्स में जो पॉइंट होगा वो पहला H का होता है, दूसरा पॉइंट K का होगा, और उसका जो फोकस है वो 4 2 आ रहा है। तो फोकस हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस 4 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 4। ये 4 की जगह पे आप लिखोगे H+A, ये हमारे पास 4 के बराबर है। और जो दूसरा पॉइंट गिवन होता है वो तो K का होता है, तो K का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। अब पैराबोला हमारे पास शिफ्टेड पैराबोला है, तो ये शिफ्टेड पैराबोला क्या बन जाएगा, ये हमारे पास होता है ना y² = 4ax। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y−2 इक्वल टू 4 × a की जगह पे कितना आ जाएगा, यहां पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये वैल्यू H+A की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, और h हमारा कितना है, यहां से देखो h तो 1 है, तो h की जगह 1 पुट कर लो, 1+a = 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये a की वैल्यू आप लोगों ने यहां पे आप लोगों ने चेक की। अच्छा, ये उधर माइनस हुआ तो ये क्या बन गया, 3 बन गया ना, नॉट 4। ठीक है, ये 1 उधर माइनस हुआ तो 3 बन गया, तो a का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर आप लोग x की बात करो, तो x हमारा क्या बन चुका है, x बन चुका है x−h, यानी ये y कन्वर्ट हो चुका है y−k, और x कन्वर्ट हो चुका है x−h में। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे a−b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² और -2 × a और b। गॉट इट। और राइट साइड पे 4 × 3 कितना बन गया, 12। और आगे हमारे पास क्या बन गया, x, और h की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, 1 की पुट कर दी। h की जगह पे यू कैन चेक के h की जगह पे कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी y² + 4 - 4y = 12x - 12। अभी फ्लो बनेगा, सारी चीजें देखते जाओ।
अब यहां से अगर आप एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म एक साइड पे कर लो और दूसरी साइड पे जीरो कर लो, यू विल हैव वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, माइनस 4y इधर लिख लिया, और 12x इधर आके माइनस 12x हो गया, और प्लस 4 हमारे पास ऑलरेडी था, और 12 इधर आके कितना बन गया, 16 हो गया, इक्वल टू जीरो। और सारे बच्चे चेक करेंगे क्या ये पूरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। यस इट इज गिवन, और ये कहाँ पे गिवन है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। हियर वी कैन सी कि हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बना, डेल्टा ऑप्शन। इज दैट क्लियर। इस क्वेश्चन को एक दफा मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द पैराबोला दैट हैज इट्स वर्टिक्स 1 2 एंड इट्स फोकस 4 2। तो ये शिफ्टेड पैराबोला हमारे पास होगा, ओरिजिन पे नहीं है। तो यहाँ पे वाई स्क्र इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो y माइनस हमारे पास हो जाएगा k, और x की जगह पे x माइनस एच हो जाएगा। वर्टिक्स के जो पॉइंट होते हैं वो एच के को रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस के जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास एच के को करते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस ए इक्वल टू 4। ये शिफ्टेड था तो h की जगह पे 1 पुट किया तो a की वैल्यू 3 आ गई, वो हमने सिंपल इज दैट पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एक्स अपॉन एक्स। एज वी नो कि हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल हॉपिटर रूल को अप्लाई किया जाएगा। अब हमने वो तमाम चीज़ों को पढ़ लिया हुआ था। अब एल हॉपिटर रूल क्या कहता है कि ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दीजिए नीचे भी। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है नेचुरल लॉग के आगे जो एक दफ़ा बटे में चला गया और एक दफ़ा उसका नेचुरल लॉ के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 1/x। तो हमारे पास बच्चों नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया 1/x, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, यानी ऊपर और नीचे जीरो बन रहा है, तो उसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म बन रही हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, तो फिर एल हॉपिटर रूल अप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। न्यूमिनेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया डिफरेंशिएट। तो हमारे पास अब ये पूरे का पूरा क्या बन चुका है, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये बन गया 1/x। वी हैव टू पुट लिमिट दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/इन्फिनिटी। रिमेंबर दिस थिंग, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/infinity is equal to 0. So 1/infinity is going to be equal 0. So final answer will be 0, that is in B option. 100% क्लियर। जिन बच्चों को क्लियर होता जा रहा है वो थम्स अप करते जाओ। वेरी गुड। जिन बच्चों ने कोर्स पूरा पढ़ लिया हुआ है, जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर कर ली हुई है, काफी फायदा होता जाएगा इंशाल्लाह। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये गिवन है इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्टोट्स आर। अब मैं समझा देता हूं। अगर हाइपरबोला की बात की जाए तो एसिम्टोट्स की इक्वेशन होती क्या है, मैं लिख देता हूं। एसिम्टोट्स की इक्वेशन जो होगी वो यहां पे सारे बच्चे देखिएगा। एसिम्टोट्स की इक्वेशन जो बनती है दैट इज प्लस माइनस b/a और साथ में x। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास आंसर में प्यारे बच्चों एक्स तो गिवन है, हमें b/a चाहिए। तो अब b/a कैसे निकाल सकते हैं। अब उसके लिए तो एक कंडीशन है हमारे पास कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, वाई स्क्र का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, पैरा हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो क्यों ना मैं इस पूरे के पूरी इक्वेशन को 144 पे डिवाइड कर दूं। बिकॉज हाइपरबोला की पहचान है, इलिप्स की पहचान है कि राइट साइड पे 1 होना चाहिए। तो क्यों ना इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो मैंने ऐसा ही काम कर दिया। मैंने क्या किया, ये हमारे पास जो पूरे का पूरा लिखा हुआ था ना, 9x² माइनस 16y² इक्वल टू 144, मैंने इधर भी 144 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 144 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 144 पे डिवाइड कर दिया। अब प्यारे बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, और 9 16 144 होता है, और 16 9 144 हुआ। तो बच्चों इधर बन गया x² अपॉन 16, इधर बन गया y² अपॉन 9, और इधर बन गया 1। सो वी कैन हैव आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। अगर इधर प्लस होता तो एलिप्स होना था, है ना। अगर इधर प्लस होता तो एलिप्स होना था। और पैराबोला की क्या पहचान है, पैराबोला की ये पहचान है किसी एक कोफिशिएंट पे स्क्वायर होता है, यानी कि
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यू कैन चेक, यहां पे y के ऊपर स्क्वायर है, यहां पे x के ऊपर स्क्वायर है, तो पैराबोला के अंदर किसी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, जबकि एलिप्स के अंदर और हाइपरबोला में दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है। ये इसकी पहचान है। आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। अब हमने तो निकालना बी और ए है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जो एक्स स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट होता है बच्चों, ये ए स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बन गया। और ये जो वाई स्क्वायर के नीचे होता है बच्चों, ये बी स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन हमें तो ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें तो बी और ए चाहिए था। तो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, दैट विल बी +-4। और इधर से बी की वैल्यू कितनी बन गई, +-3 बन गई। नाउ यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स कैसे निकालेंगे, वो तो हमारे पास होती हैं +-b/a × x। तो बच्चों ये बन गया, +-b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। ये कितनी है, 3 है। और ए की कितनी वैल्यू है, 4 है, और साथ एक्स आ गया। यू कैन चेक कि ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? इज दैट 100% क्लियर? सारे बच्चे मुझे बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। उसके बाद वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया। अब आप लोगों को एक मैं फॉर्मूला याद करवा देता हूं, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। हमारे पास एक रिलेशन होता है, sin of x/2, दैट इज इक्वल टू 1 - cos of x/2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां पे तो हमें 1 - cos x चाहिए बच्चों, ये नीचे वाला 2 तो नहीं चाहिए। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin x/2 इज इक्वल टू, मैंने ऊपर अलग स्क्वायर रूट कर दिया और नीचे मैंने अलग कर दिया, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन चेक के 2 मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट, साथ बन गया sin x/2, और इक्वल टू 1 - cos x, रूट के अंदर ये सारा कुछ आ गया। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? अब सारे बच्चे यहाँ पे चेक कीजिएगा कि हमारे पास अब ये फॉर्म कैसी बन जाएगी। ये सारे का सारा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये सारे का सारा तो लिखा हुआ है लिमिट 0 से लेके π/4 तक है। लिमिट 0 से लेके π/4 तक है। और आगे हमारे पास ये जितना भी लिखा हुआ था, इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया, इस पूरी वैल्यू के इक्वल। तो ये √2, और आगे sin x/2 बन गया, और आगे dx बन गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब सारे बच्चे जानते हो कि जो कांस्टेंट होता है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, और ये 0 से π/4 तक चला गया, ऐसे ही है। और ये sin x/2 dx हो गया। अब आप लोग जानते हो ये √2 तो एज इट इज। अब ये भी जानते हो कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज -cos x/2। और जो एंगल का डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन में, उस पर डिवाइड किया जाता है, और लिमिट्स आपकी इधर आ गई 0 से π/4। अब ये 1/2 है, जब उधर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2/1। क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। और माइनस भी साथ लगा लो तो -2/√2 बन गया। और अंदर हमारे पास बन गया cos of x/2, और लिमिट 0 से लेके π/4 तक। अब पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी -2/√2। और पहले अपर लिमिट पुट कर लीजिए। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, π/4। ये हमारे पास कितनी बन गई, यहाँ पे 0 से लेके, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास लिमिट कितनी है, लिमिट हमारी है दैट इज 0 से लेके पाई तक। अच्छा माई बैड, यहाँ पे मैं इसको π/4 चलाता आ रहा हूँ। तो ये लिमिट कितनी है, 0 से लेके पाई तक, नॉट π/4। तो पहले अपर लिमिट पुट कर लीजिए, 0 से लेके पाई, और नीचे हमारे पास 2 आ गया, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। ठीक है, फिर लोअर लिमिट। तो ये कितनी बन गई लोअर लिमिट, 0/2। गॉट इट? तो ये हमारे पास -2/√2। तो ये हमारे पास π/2 कितना बन जाता है, 90। और cos of 90 कितना होता है, 0 माइनस।
और ये कॉज ऑफ जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइनल यू विल हैव 2 × √2, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये कर गए हैं कि ये 1/2 है ना, डिवाइड हो रहा है, उधर चल के इससे मल्टीप्लाई होगा ना, 2 × √2 बनेगा इसमें, ये प्रॉब्लम है। अच्छा अभी ना यहाँ पे ये इस चीज को मैं करेक्ट कर देता हूँ, और लिमिट को भी करेक्ट कर देता हूँ। ये मैं लिमिट को करेक्ट कर देता हूँ। ये लिमिट पाई लिखी हुई है, नॉट पाई/4, ठीक है। ये इसमें मिस्टेक है। ये लिमिट पाई लिखी हुई है, ये लिमिट पाई है, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 2। तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा, गॉट इट। अच्छा जी, बेसिक लेवल के ये भी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं था, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये 1 - cos x को मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे पुट किया। ये रूट बाहर निकला, अंदर sin x/2 की इंटीग्रेशन कर ली। ये 1/2 बाहर निकला, तो ये -2 × √2 बन गया, गॉट इट। और फिर पहले अपर लिमिट पुट कर ली, फिर लोअर लिमिट पुट कर ली, और साथ में तो वो चलता ही आ रहा है ना, साथ में तो 2 × √2 ये चलता ही आ रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, y - ex = 2, देन फाइंड आउट डेरिवेटिव। तो आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज देखिएगा, आप इसको इधर भेज दो। ये √y = ये -ex उधर गया तो क्या बन गया, 2 + e⁻x। अब दोनों साइड पे स्केयर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + e⁻x का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ले लीजिए, dy/dx। और डेरिवेटिव लेने से ये पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से एक कम किया, और पावर के बगैर 2 का 0 और एक्स का एक्स आ गया। सारे बच्चे मुझे बताइएगा 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सारे बच्चे मुझे बताइएगा 100% यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये जो पूरी चीज लिखी थी, हमें तो इसमें से dy/dx निकालना था ना। तो हमने क्या किया, ये -ex उधर भेज दिया, और फिर मैंने दोनों साइड पे स्केल ले लिया, फिर मैंने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो पावर रूल लग गया। पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया, पावर के बगैर 2 का 0 एक्स का एक्स आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग देखिएगा, ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये 2 एज इट इज, और ये बन गया 2 + e⁻x, और आगे e⁻x। बच्चों ये आप लोगों ने किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये 2 + e⁻x, ये 2 + e⁻x, ये तो आपने √y के इक्वल लिखा हुआ है। तो क्यों ना इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 × √y, और साथ में e⁻x। और ये सारा आंसर आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये सारे का सारा आंसर तो मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। सारे बच्चे थम्स अप करके बताइएगा 100% क्लियर हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा फुल क्लियर हो चुका है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि S1 का वैल्यू आपको इक्वेशन गिवन है, S2 का भी इक्वेशन आप लोगों को गिवन है, देन फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अब याद रखिएगा, डिस्टेंस गिवन है और डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्टेंस अगर गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो हमें गिवन है। तो क्यों ना हम इसका चेंज निकाल लें, और मैंने आपको बताया था चेंज निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है S1 की, S1 को डिफरेंशिएट करूंगा, यानी S1 डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। जब इसको मैं चेंज निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, डिस्टेंस का, और यही तो हमें वेलोसिटी बताएगा। और जब मैं दूसरे डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी वेलोसिटी बन जाएगी। ये V1 वेलोसिटी बनेगी, ये V2 वेलोसिटी बनेगी, है ना। और उन दोनों का डिफरेंस को निकाल लेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज। तो प्यारे बच्चों, S1 क्या लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है T³ -2T+1। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये V1 बन जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब क्या, चेंज निकालना मतलब डेरिवेटिव निकालना। तो ये 3T² बना, -2 बन गया, T का 1, 1 का 0।
है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब किस पे निकालना था? 2 सेकंड पे। तो प्यारे बच्चों इस पे 2 सेकंड पुट कर दीजिए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 - 2 कितना बनता है? 10 बनता है। तो ये 10 आ गया। अब इसी तरह V2 निकाल लीजिए। V2 कैसे होगा? इस दूसरी इक्वेशन का आप डिफरेंशिएट निकाल लो। दूसरी इक्वेशन क्या है? S2 = T² + 5T + 5। तो बच्चों T² का बन गया 2T, 5T का बन गया 5, और 5 का जीरो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहां पे भी आप लोग वैल्यू पुट कर लो T की 2 और +5। 2 2 = 4 +5 कितना हो गया? 9। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 10 - 9 कितना होता है? 1 होता है। सो द राइट आंसर विल बी अल्फा ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। मैं इधर आप लोगों को इस पूरी मैथ के अंदर एक्सपर्ट बनाने आया हूं। 5 दिन लगाऊंगा, मैथ में एक्सपर्ट बना दूंगा। किसी तरह के भी एमसीक्यूज आएगा बहुत अच्छे से करोगे। आज तो बहुत बेसिक सा एक लेक्चर है। इससे आगे आने वाले लेक्चर मेरे बहुत और आउट क्लास होते जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। मैथ में प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। चाहे एनईडी का टेस्ट दे रहे हो, मेहरान का दे रहे हो, नस्ट का दे रहे हो, इंशाल्लाह। बच्चों आगे एक्स कॉस x/2 का हमारे पास क्वेश्चन आया। अब इसको चेक करो कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब याद रखिएगा ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको अभी याद करवा के आया हूं कि अगर हमारे पास sin x/2 हो तो ये इक्वल अभी पढ़ा था 1 - cosine x/2 हो जाता है। अगर cos x/2 हो जाए तो दरमियान में सिर्फ प्लस आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ओके। अब ये भी फॉर्म क्वेश्चन हमारे पास बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप लोग चेक कर सकते हो। हमारे पास लिखा हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। यू कैन चेक कि अल्फा 10 है, इधर भी अल्फा 10 है। बीटा 20 है तो बीटा भी 20 है। इसको आप लोग लिख सकते हो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों ये ओपन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला बिल्कुल ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ये लिखा हुआ है cos 10 cos 20 माइनस साइन 10 साइन 20। रिलेट हुआ या नहीं हुआ? इसको क्लोज फॉर्म में लिखिए। आप लोग लिखोगे कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये बन गया कॉस ऑफ 30 डिग्री। और कॉस 30 में होता है √3/2 या होता है 0.866। सारे बच्चे बताएंगे मजा आया या नहीं आया। रेड हर्ट्स बना के भेजेंगे। रेड हर्ट्स नहीं रुकने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन ये भी हमें लगा। आगे चलते हैं। आगे है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड टचेस बोथ एक्सिस। ओके, लेट मी ड्रॉ डायग्राम। कि अगर इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? यहां पे चेक करें। अगर हमारे पास अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और वो पास कर रही है इन 2 पॉइंट में से, तो प्यारे बच्चों वो दोनों एक्सिस को टच कर रही है। तो एक एक्सिस यहां पे बना लिया, दूसरा एक्सिस यहां पे बना लिया। गॉट इट? और एक मैंने सर्कल यहां पे बना लिया। ठीक है, एक मैंने सर्कल को यहां पे बना लिया। ठीक है, सर्कल को मैंने यहां पे नहीं नहीं, सर्कल मेरा ना सही है। सर्कल मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, भरपूर कोशिश करते हैं जी। ये लो, ये देखो ये सर्कल बन गया। बनेगा क्यों नहीं? सर्कल बनेगा, क्या हो गया? हमने चने थोड़ी बेचे हैं पूरी जिंदगी। सर्कल नहीं बनेगा? क्या बात करते हो? ये देखो। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास अब पॉइंट देखो कितने मजे का। अल्लाह के बंदो आप लोग इन्हीं में घूमते रहते हो। कितना मजे का सवाल है, चेक करो। ये सर्कल है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है जी, कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे कर रहा है? 0 3 पे। अब बच्चे ने लिख लिया 0 3 इधर। अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदी 0 3 एक्स एक्सिस पे लिख रहे हो कि एक्स 0 है वाई 3 है। ये गलती नहीं करनी। ये 0 3 इधर आएगा ना वाई एक्सिस पे। तो इधर पॉइंट बन गया 0 और 3 का। और इधर जो पॉइंट अब नीचे बनेगा ये कौन सा पॉइंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे कभी एक्स तो 0 नहीं होगा ना। तो नीचे हमारे पास ये पॉइंट दूसरे वाला होगा, 3 0 वाला। है ना? नीचे पॉइंट कौन सा होगा? 3 0 वाला होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर यहाँ पे मैं पॉइंट को ड्रॉ करूं तो आप लोगों को समझ आएगी इस पॉइंट पे एक्स भी 3 वाला है, यानी एक्स से डिस्टेंस भी 3 है और वाई से डिस्टेंस भी 3 है। तो ये वाला पॉइंट तो मेरा 3 3 का बन गया।
और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस ये 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये जो इसका सेंटर बन रहा है, ठीक है, एच और के, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस प्यारे बच्चों कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस भी 3 है, ये वाला डिस्टेंस भी 3 है, तो रेडियस 3 आ गया और 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है ना सर्कल की इक्वेशन, बिल्कुल उसमें मैंने ये लगा दिया। तो प्यारे बच्चों अब ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया इक्वल टू 9। गॉट इट? अच्छा जी बच्चों, ये 9 मैंने पहली फुर्सत में ऑप्शन बना के फुल। क्या क्वेश्चन आप तमाम बच्चों को 100% क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 100% क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, वेरी गुड। अच्छा जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 16x² प्लस 9y² माइनस 64x माइनस 54y प्लस 1। भैया एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, ओके, कोई मसले की बात नहीं है। अब सबसे पहली चीज जो आपको याद करवाना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, एक्सेंट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, हमें पता है पैराबोला के लिए 1 है, एलिप्स के लिए <1 है, हाइपरबोला के लिए >1 है, सर्कल के लिए 0, वो सब हम जानते हैं। लेकिन एक्सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास जो एक्स स्केयर वाला होता है वो तो ए स्केयर के इक्वल होता है, तो ए स्केयर की वैल्यू तो 16 आ गई, तो इधर से ए की वैल्यू कितनी आ गई? +-4। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास 4 आ चुकी है। व्हाट अबाउट सी? सी कैसे निकालेंगे भैया? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए कोनिक्स के अंदर। यहां से आप लोग जानते हो कि ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 16 आ गया। और बी स्क्वायर, ये जो वाई के साथ वाली वैल्यू होती है ये बी स्क्वायर के इक्वल होती है, तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। तो बच्चों इधर 9 भी पुट कर लीजिए, तो सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 16 में से 9 किया तो 7, और आप लोगों ने सी की वैल्यू निकाली है तो 7 रूट के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आप लोग 7 रूट पुट कर लीजिए, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। थम्स अप या रेड हार्ट्स बना के भेजें। 100% क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? वेरी गुड। अब कुछ कुछ समझ में आ रही है मैथ? ओके, अब यहाँ पे देखिए, लंबा जोड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल विद इन अ सेकंड्स होने वाला है। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे एंड माइनर एक्सिस हमारे पास किसके इक्वल हैं? माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10। ओके, जो मेजर एक्सिस होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? एलिप्स के 2a के इक्वल होते हैं, यानी वो 10 की वैल्यू गिवन है। और 2 फोसाई इज 8, और फोसाई होते हैं 2c, वो इक्वल है 8 के। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई 4, याद रख लो ना, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना होता है? 2c होता है, और वो 8 गिवन था, सी की वैल्यू निकाल ली। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a के इक्वल, वो 10 था, वो उधर से मैंने a निकाल लिया। अब अगली बात देखो, निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है, यानी कि हाइपरबोला की तरह की इक्वेशन होगी लेकिन दरम्यान में प्लस होगा। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन तो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी होगी? बी नहीं पता, तो बी कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको याद करवाया था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आप लोग बी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना बन जाएगा अगर उधर भेजो? और ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, तो बी स्क्वायर विल बी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और सी की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो कितना बना? 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो प्यारे बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 9 यूज की जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 यूज की गई, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 हो जाता है, और बराबर है 1 आ गया। तो सारे बच्चे
रेड हर्स नहीं रुकने चाहिए। राइट ऑप्शन क्या बन चुका है? अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? इज दैट 100% क्लियर? ओके। बहुत ही हंसी वाले ये क्वेश्चन है जो कि नस्ट आपको घुमाता रहता है, मतलब जो कि एनईडी आपको घुमाता रहता है, जो कि आप लोगों को ये बहुत बेसिक बेसिक होते हैं। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए की भी मैग्नीट्यूड दे दी गई, बी की भी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट लेना तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप होता है। याद रखिएगा, हमारे पास डॉट के अंदर ये हमारे पास आती है एक मैग्नीट्यूड वाली चीज आती है जो कि एक स्केलर होती है। वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आगे भी वेक्टर आया, इट मींस कि अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम हैविंग द सी वेक्टर, और ये जो सी वेक्टर होता है ये ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, ये सी वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। ये हमें फिजिक्स ने भी समझाया है, और ये हमने चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 की वेक्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था। गॉट इट? अच्छा जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो हमारे पास दो वेक्टर गिवन हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब कई बच्चों को तो यूनिट वेक्टर ही निकालना नहीं आता होगा, तो मैं बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम वेक्टर निकाल लेते हैं ना। वेक्टर कैसे निकलेगा? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये तो दो वेक्टर हैं, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? अगर तो ये डॉट प्रोडक्ट होता ना तो वो तो सिंपल आई वाला आई से हो जाना था, जे वाला जे से हो जाना था, के वाला के से हो जाना था। लेकिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये यूज करेंगे डिटर्मिनेंट वाला मेथड, जिसमें ऊपर एक साइड पे आई कैप जे कैप के कैप को लिख लेंगे, नीचे उनकी मैं वैल्यूज को लिख लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोग चेक करो हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है 2 1 -3 1 -2 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ वैल्यूज क्या आ गई, एक तरफ इधर 2 एक तरफ 1, जे की आ गई 1 -2 आ गई, के की -3 और 1 आ गई। अब प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आप लोग जानते हो आई कैप करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ा रो छोड़ा, तो 1 × 1 हो जाएगा। और माइनस का साइन, -2 -3 मल्टीप्लाई हुआ तो +6 हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस का फॉर्मूले वाला वो माइनस आ गया, जे आ गया, ये कॉलम ये रो छोड़ा, तो ये 2 × 1 किया तो 2 आ गया, और ये हमारे पास माइनस का साइन, -3 × 1 करेंगे तो -3 होना था, उसने ये +3 बना दिया। फिर प्लस का के कैप आ गया, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ दी, तो 2 × -2 करेंगे तो -4 आ गया। ऐसे ही है, -4 आ गया, आप लोग चेक कर सकते हो। और उसके बाद यानी कि ये वाला अगर हमने इसको कैंसिल किया तो ये 2 × -2, और ये हमारे पास आ गया -1। गॉट इट? क्या 100% ये वाला आप लोगों को क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया -5 i कैप, उसके बाद बन गया -5 j कैप, और -5 k कैप। क्या बात है, आप लोग सीधा सा माइनस को कॉमन ही ले लो, i + j + k, बात खत्म। हमने निकालना क्या है? हमने तो यूनिट वेक्टर निकालना था बच्चों। यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाए। लो जी, अब मैग्नीट्यूड कैसे लें? अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप लोगों को पता है एक की मैग्नीट्यूड 5, दूसरे की भी 5, तीसरे की भी 5, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 25 25 25, ऐसे ही है। तो ये बन गया 75। भैया 75 किसी काम का नहीं है, 25 × 3 कीजिए, 5 बाहर निकल जाएगा और अंदर 3 कैद हो जाएगा। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो ऊपर हमारे पास ए वेक्टर कितना निकाला, -5 × i + j + k निकाला। नीचे मैग्नीट्यूड कितनी निकाली, 5 × √3। ये 5 से कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों -i + j + k बना, और नीचे √3 बना हमारे पास, बिल्कुल ऐसे बना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1/√3, और अंदर हमारे पास आई कैप + j कैप + k कैप बन गया है। अब आप लोग जानते हो कि हमारे पास ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर लिखा होता है,
ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर लिखा होता है, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, ये 1/√3 की जगह पे इस पे आप लोग लिख सकते हो माइनस का माइनस √3/3, क्योंकि इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हो √3 × 3, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आता है, और आगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बन गया। तो ये हम जरा देखते हैं कि आंसर हमारा कहाँ पे गिवन है। दैट इज गिवन इन, यू कैन चेक, बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बहुत ही बेसिक, थोड़ा सा लेंथी गया है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा जी, बाइनोमियल थ्योरम की बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बाइनोमियल थ्योरम में, जरा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स पे डिपेंड ना कर रही हो, ऐसी टर्म जो एक्स पे डिपेंड ना कर रही हो, ठीक है, तो वो निकालना है। उसका तरीकाकार समझ लो। हमारे पास सबसे पहले जो ये पावर टोटल होती है ना, ये हमारे पास जो टोटल पावर होती है, ये एन की वैल्यू होती है। तो बच्चों 12 सी, यानी एन सी आर पहले कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो एन सी आर, आर की वैल्यू अभी हमें नहीं गिवन है। और उसके बाद ये जो पहली टर्म गिवन होती है ना, ये एक ही होती है, तो ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास एक्स है, और ए में से हम करते हैं, यानी ये हमारे पास एक्स की टर्म आ गई, तो ये हमारे पास आ जाती है n-r। ये कितना आ जाता है, n-r। तो यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास x² आ गया, और ऊपर हमारे पास ए n-r, तो n की जगह पे 12 आ गया, माइनस r की जगह पे r आ गया। और आगे जो b वाली टर्म है वो कितनी गिवन है, वो है -2/x²। और यहाँ पे इसके ऊपर खाली आर आता है। ये पूरा बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, यानी कि एन सी आर पहले यूज किया, फिर हमारे पास जो टर्म ए थी उसमें से n-r और b के ऊपर r, यानी n-c-r, a n-r और b-r, गॉट इट। n की जगह पे 12, आगे -r, और b के ऊपर खाली r आ गया। अभी हमें r की वैल्यू नहीं गिवन, अभी आप फाइंड आउट करेंगे। 12 c r, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यू विल हैव x की वैल्यू 24, 2 × 12 24, और 2 जब r से हुआ तो -2r हो गया। और आगे हमारे पास जो टर्म गिवन है वो क्या गिवन है, वो है -2, और इसकी पावर r अलग कर दो, और नीचे x की पावर 2r अलग कर दो। तो आप लोगों ने सिंपल इज दैट क्या किया, ये जो r है ये 2 को भी दे दिया, ये r नीचे स्क्वायर को भी दे दिया। अब हमें इससे फायदा ये मिला कि ये 12 c r चलता आ रहा है, और x की पावर 24 -2r भी चलती आ रही है। लेकिन ये जो x की पावर नीचे 2r है ना, ये ऊपर चल के इसके पास -2r हो जाएगी, और आगे हमारे पास ये -2 की पावर, ये -2 की पावर r एज इट इज चलती आएगी। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो 12 c r एज इट इज, और x की पावर 24 -4r हो गई, और आगे -2 की पावर r हो गई। अब इधर अगर आप लोग देखो तो हमारे पास 24 -4r है। दूसरी साइड पे क्या x की कोई टर्म है, वही हमने इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करनी है, नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे। और यहां से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4r उधर गया तो प्लस का 4r, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24/4, दैट विल बी 6। तो अब हमें एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि जो हमारा 12 c r था ना, अब ये 12 c 6 हो चुका है। और उसके बाद आगे -2r था, तो -2r के ऊपर क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। तो बच्चों 12 c 6 को हम लोग कर लेंगे। 12 c 6 हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, n-c-r इज इक्वल टू n इंटू अपॉन में r इंटू n-r का फैक्टोरियल। सो दैट वन विल बी व्हाट, 12 अपॉन में 6 इंटू 12 - 6, 6 आगे इसको 6 तक एक्सपैंड करो, एक 6 से कैंसिल, और ऊपर हमारे पास 12 .11 .10 .9 .8 .7 और नीचे 6 को भी एक्सपैंड कर लो। यू विल हैव 9 24, और -2 raised to 6 कितना होता है, 64 होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 24 और 64, 4 4 16, 6 टेकन 1, 4 2 8 9, 4 9 36। उसके बाद 6 4 24, 4 टेकन 2, 6 2 12 और 14, 4 टेकन 1, 6 9 54 और 155। तो यू विल हैव 6 13 1 11 1 9 5। सो द फाइनल इज 59136,
136, so that is in C ऑप्शन 59136, वो पॉजिटिव होगा। सारे बच्चे थम्स अप करके बताएंगे इज दैट 100% क्लियर, इज दैट 100% क्लियर। इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी, वो भी साथ सुननी है आप लोगों ने। नेगेटिव वाला नहीं लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव का स्क्वायर इवन पावर प्लस हो चुकी थी। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास किसी इवेंट की ये है, बी की ये है, ये हमने निकालना, तो इसका तो हमें मैथ ने सीधा से एक फॉर्मूला दे दिया था। और वो रिलेशन हमें क्या गिवन था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको निकालनी हो, तो ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, जस्ट सिंपल इज दैट इधर पुट कर दो। पी इंटू ए कितनी है 1/3, बी की कितनी है 1/3 है, माइनस का साइन इंटरसेक्शन वाले की 1/9 है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 9 आ गया, तो इधर बन गया 3 + 3 - 1, तो बन गया 6 - 1 कितना होता है 5, तो 5/9 दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। 100% क्लियर है, तो एक दफा रेड हर्ट्स बना के भेजें। इज दैट 100% क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। मैथ आप लोगों को देखिएगा कैसे लेवल की समझ आती जाती। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कुछ चीज करने वाली तो नहीं है। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव इसका निकालना है, आप लोग जानते हो डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट का तो जीरो आ गया माइनस। अब इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एक्स की पावर 1/2 है तो ये तो जीरो ही बनेगा। पावर शुरू में, पावर से एक कम करोगे तो -1/2 बन जाएगी, तो ये -1/2 एक्स की पावर -1/2, तो -1/2 नीचे चल के रूट बन चुका है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में है। थम्स अप करके बताइएगा 100% क्लियर है। सारे बच्चे थम्स अप करके बताएं फुल क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, टू अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 3a एंड 3b। अब दो अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं, यानी 3a और 3b के बीच में दो अरिथमेटिक मीन, ए को कह लो a1, ए को कह लो a2। अब हमने पूछ रहा है कि सम ऑफ द सीरीज। अब बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन है कि सम ऑफ सीरीज, और ये कौन सा सीरीज होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। और एपी के अंदर तो सम के दो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। एक आपने पढ़ा होगा SN = n/2 इंटू 2a1 + n - 1 इंटू डी। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या यही दो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं? यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सम हमारे पास किसके इक्वल आएगा? जरा चेक कीजिएगा। हमारे पास जो सम का फॉर्मूला बनेगा, दैट वन विल बी इक्वल टू एस एन। एन कितना है टोटल? 4 4/2। पहली टर्म कितनी है? 3a है, प्लस लास्ट टर्म कितनी है? 3b है। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो हमारे पास 2 × 3a + 3b बन गया। 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6a + 6b बना। रेड हर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, बताइएगा 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके। उसके बाद ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया कि हमारे पास एल हॉपिटल रूल के अंदर से ax - 1/x क्या इनडेफिनेट फॉर्म बन रही है? बिल्कुल 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मैं ऊपर भी डेरिवेटिव ले लूंगा, नीचे भी डिफरेंशिएट कर दूंगा। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए एक्स और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए, 1 का 0 हो गया और नीचे एक्स का 1 हो गया, तो टोटल मिला के बना ए एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, यही बनी टर्म। अब इसमें लिमिट कौन सी पुट करनी है? x = 0, तो a की पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ ए, जिसकी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो फाइनल आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए। रेड हर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है। ओके। उसके बाद है द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन इज, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग, यानी कि x5 वाले का कोफिशिएंट निकालो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, x5 वाले का कोफिशिएंट निकाल के दे दो, वो हमसे पूछ रहा है। मेरे भाई, जो ऊपर एक्सपेंशन की पावर है वो तो n को बताता है, जो x² की पावर है वो हमारे पास r की वैल्यू होती है। और हमारे पास यहाँ पे ये जो पहली होती है ये a को शो करता है, और ये जो दूसरी टर्म होती है ये b को शो करती है। तो a हमारे पास 1 आ गया, b की पावर साइन समेत x/2 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग लगा दो एक्सपेंशन, तो 12c5 बन गया, और a की पावर n - r होता है, और b की पावर r होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो। 12c5 तो है ही है, a की जगह पे 1 आ गया, ऊपर पावर n
-5 आ गया। इज दैट क्लियर? और आगे बी की वैल्यू कितनी है? -x/2, और बी के ऊपर तो आर आएगा, आर की वैल्यू तो 5 है, तो ऊपर 5 लिख लीजिए। तो बच्चों 12c5 को एक्सपेंड करके देखो ना, तो ये कितना बन गया हमारे पास? दैट वन विल बी 792। कैसे? ये देखो ना, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 12 - 5, दैट वन विल बी 7 फैक्टोरियल। ऊपर कर लो 12.11.10.9.8.7 फैक्टोरियल, और नीचे 5.4.3.2.1 और 7 फैक्टोरियल। ये 7 7 से कैंसिल, ये 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना बन गया? 792। और आगे हमारे पास वन की पावर जो भी हो वो वन ही रहेगा, वन की पावर जो भी हो वो वन ही रहेगा। और आगे यहाँ पे जो सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि -x⁵ और 2⁵ कितना बन गया? 32 बन गया। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने इसी x5 वाले का कोफिशिएंट को निकालना था। अब ये बात तो कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि x के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वाले तो हो ही नहीं सकते। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट इज अल्फा ऑप्शन। और इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, यू विल हैव 99/4। गॉट इट? अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल में से पूछा गया। अब प्रोडक्ट रूल तो हमने तीन फंक्शन का भी एज इट इज, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये चेक कर लो कहाँ पे लिखा हुआ है। सारे बच्चे ये देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है। दैट इज रिटन इन फर्स्ट फंक्शन यू वी प्राइम और वी यू प्राइम बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस निकालना आप लोगों ने। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मॉडुलस। तो मॉडुलस को आप तमाम बच्चों ने निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास मॉडुलस किसके इक्वल होता है? x² + y² होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है। क्या ये हमारे पास मॉडुलस होता है? बिल्कुल ये मॉडुलस होता है। इज दैट 100% क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन में से। अब आप लोग जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन का तो सिंपल सा तरीकाकार ये है कि जो भी ये पूरी टर्म लिखी हुई है, इसमें ए के नीचे लीनियर फंक्शन प्लस बी के नीचे लीनियर फंक्शन। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो ए एक्स प्लस बी लिख लेना था, और अगर दूसरा भी क्वाड्रेटिक होता तो सी एक्स प्लस डी लिख लेना था। लेकिन दोनों लीनियर थे और नॉन रिपीटिंग है। अगर ऐसा होता ना, x + 34 डिवाइडेड बाई x - 1 का क्यूब, तो प्यारे बच्चों लिखना था a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x - 1 का क्यूब। तो ये ऐसे बन जाना था। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास सी ऑप्शन बन चुका है। बल्कि सी के अंदर क्या ये गिवन है यहाँ पे? ये सी ऑप्शन के अंदर तो चीज गिवन नहीं है इसका पूरा सोल्यूशन, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन उसका थोड़ी गिवन है, ये तो आधा सोल्यूशन है। ऐसे ही है ना, ये तो आधा सोल्यूशन है, तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जज्बाती हो कि यहाँ पे रुक नहीं जाना, इससे अगला स्टेप भी होता है a/x - 6। इसको मल्टीप्लाई करना था x - 6 और x - 2 से ना, और प्लस b/x - 2, इसको भी मल्टीप्लाई करना था x - 6 और x - 2 के साथ। वो तो यहाँ पे बात खत्म कर रहा है, तो डेल्टा ऑप्शन को चूज करेंगे। अल्फा और बीटा तो कभी हो ही नहीं ना सकते। यहाँ पे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती हैं, यानी ए और बी की वैल्यू निकलती हैं। वो ए और बी की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन को चूज कर लेंगे ना। मेरी बात समझ आइए? ओके। उसके बाद है फॉर इक्वेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप तमाम बच्चों ने निकाल के देने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। पैराबोला की इक्वेशन की पहचान होती है एक्स या वाई में किसी एक पे स्क्वायर होगा। एलिप्स की पहचान है प्लस होगा दरमियान में, हाइपरबोला में माइनस होता है दोनों वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, सबसे पहले हम दोनों को 144 पे डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने सिंपल सी बात है राइट साइड पे 1 करने के लिए 144 पे डिवाइड कर लिया। दैट वन विल बी x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन में 9, और इक्वल टू 1 बन गया।
अब यहाँ पे हम लोगों ने निकालना है फोकस। अब फोकस इसका क्या होगा, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। तो यहाँ पे आप लोग अगर चेक करोगे तो सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये होता है जो एक्स स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट है, और जो वाई स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट है ये बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर कितना आ गया 16, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो अगर आप लोग 16 में से 9 को माइनस करोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास 7 ही आएगा ना। लेकिन हमने तो सी निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आप लोगों के पास रूट प्लस माइनस 7। तो जब आप ये इधर पुट करोगे फोकस के अंदर, तो प्लस माइनस 7 रूट कॉमा जीरो, और चेक कर सकते हो कि दैट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? क्या 100% क्लियर हुआ? वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है कॉज एक्स बाई टू। ये आप लोगों को बता के आया हूं कि साइन एक्स बाई टू होगा तो 1 - cos x/2। अगर कॉज ऑफ एक्स बाई टू होगा तो ये 1 + cos x/2 होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये भी लोड हो रहा है क्वेश्चन, ये आपके सामने है, अभी सामने आ जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ दो और सवाल रह गए हुए हैं, ये 23 वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन भी चले डर गए हुए हैं, आ जाते हैं आ जाते हैं। अभी लोड हो जाए, चलें ठीक है, अगर ये लोड नहीं ना होता है, फिर ये हो गया ओके। अच्छा, आगे हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में जो हार्मोनिक मीन है ये आप लोगों ने बताने हैं। अच्छा जी, अब हार्मोनिक मीन हमारे पास पी और क्यू के बीच में हमारे पास कितना हो जाएगा, 2p/q+p, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके। हार्मोनिक मीन हमारे पास होता क्या है, हार्मोनिक मीन प्यारे बच्चों होता है हमारे पास 2p/q में p+q। गॉट इट? तो यहाँ पे आप लोग ये चेक कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास ये पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा चेक कीजिएगा। मुझे सिंपल सी बात है, ये बताइए e⁻tan x को डेरिवेटिव लेके दिखाइए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻tan x का e⁻tan x हो गया, और आगे tan x का फर्दर सीकंड स्क्वायर x हो गया। बच्चों, अगर मैं इसी की इंटीग्रेशन ले लूं तो क्या e⁻tan x बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो e⁻tan x बनेगा और प्लस c आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। नहीं समझ आई? दोबारा देखो। मुझे ये बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। अगर मैं कॉज एक्स की इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगी और प्लस सी आ जाएगी। बच्चों, अगर e⁻tan x इसका डेरिवेटिव लो, क्या बनेगा, e⁻tan x का e⁻tan x ही होता है, और tan x का फर्दर होता है सीकंड स्क्वायर x। अगर इसकी अब मैं इंटीग्रेशन ले लूं तो भाई ये इसके इक्वल आ जाएगी e⁻tan x, और चूंकि इंटीग्रेशन लिया तो साथ में c भी आ जाएगा। तो जरा चेक तो कीजिए, e⁻tan x सीकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है। तो हमने पढ़ा कि e⁻tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर का जो भी हो वही आता है, और एक दफा और एंगल के डेरिवेटिव tan x को होता है सीकंड स्क्वायर x। तो e⁻tan x का ये डेरिवेटिव है, और अगर इसकी हम इंटीग्रेशन ले लें तो वो e⁻tan x हो जाएगी, और साथ में प्लस सी आएगी। मजा आया ये नहीं आया? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यूज, ये हमारे पास है, an electron is moving with the speed of 2 × 10⁶मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मुझे बच्चों के बाकी ये मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो आप लोग ना ये लास्ट पे मेरे साथ डिस्कस कर लेना, मैं लास्ट पे इसके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ नहीं गिवन। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है, दैट वन इज कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें गिवन है। नहीं। तो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है ई होता है, और वो कितना होता है यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.31 × 10⁻⁻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 ⁻
31 kg होता है, ठीक है। निकालना क्या चाहते हो? निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ का हाफ आ गया। एम मैस कितना है? 9.1 इंटू 10 - 31 kg। वेलोसिटी, वेलोसिटी उसने दे दी हुई है, कितनी है? 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे भाई 2 × 10⁶ ऊपर स्केयर, ये स्केयर की गलती नहीं करनी कि स्केयर भूल गए। स्केयर की गलती नहीं करनी, ये पूरा ऐसे बनेगा, मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हमारे पास कितना बन गया। इसको आप लोग यहाँ पे अगर काटने की कोशिश करो तो ये आप लोगों को पता ही है, हाफ इधर, ये बन गया 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू ये बन गया 4, इसको 4 निकाल लिया, और 10⁻12 बन गया। 2 × 2 = 4, आप सारे बच्चे जानते हो। अच्छा, अब आप लोग एक बात को तो जानते हो, 9.1 को 2 से करोगे दैट विल बी 18.2, और आगे मल्टीप्लाई बाय ये -31 और +12 करोगे तो कितना बचेगा? दैट विल बी -19। ऐसे ही है। अब सारे बच्चे जानते हो 18 वाला तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉइंट इधर कर लूं, पॉइंट होता है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1.82 मल्टीप्लाई बाई 10 ये +1 हो गया, तो ये बन जाएगा -18। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकाली है इसलिए साथ में आ जाएगा जाउल। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सारे बच्चे थम्स अप करके बताएंगे 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। यानी कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता? भाई फ्रीक्वेंसी है ना, ये कभी भी अफेक्ट नहीं करता स्पीड को। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स डिपेंडेंट, और फ्रीक्वेंसी को कम करो या ज्यादा करो इससे कोई वेव की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता है। सो फ्रीक्वेंसी वॉन्ट इफेक्ट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इफ द एरिया चेंजेस। अगर एरिया को चेंज किया जाए तो क्या चीज चेंज हो सकती है मेरे भाई? मोशनल ईएमएफ क्या होती है? E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो एरिया चेंज तो मतलब लेंथ चेंज, तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ए, एरिया इस पे भी इफेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B डॉट ए, तो यहाँ पे भी एरिया है। सो वी विल चूज डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, मजे की बात है, मैं जितना भी पढ़ा लूं ना मेरा गला नहीं खराब होता है। अभी जो ये मेरा गला खराब हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी बोतलें पी हुई हैं। बहुत ज्यादा। आप भी प्लीज परहेज कीजिएगा ठंडी ठंडी बोतलों से, तो उस वजह से नहीं हुआ, पढ़ाने से नहीं होता है। तो मैंने कहा बता दूं, हालांकि मैं जितना बोलूं 12 12 घंटे बोल लूं, ये एंड गेम हो ये हो वो, मतलब आप लोग देख रहे हो पूरे 12 घंटे की। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, यूट्यूब की पॉलिसी है कि 12 घंटे से ऊपर अपलोड नहीं हो सकती। हम भी फिर हम हैं, हमने पूरे 12 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी है। अब यूट्यूब भी बेचारा कंफ्यूज हो गया कि अब भाई क्या मतलब क्या करें। तो खैर, आवाज तो मेरी क्लियर ही आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी ऐसे घां घां करके आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज इस पे कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है अ बॉडी ऑफ mass 600 kg is brought from 20 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड in 4 minutes. The force acting on the body will be, ये आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिस हो रही है, सुनते जाओ। भाई फोर्स पूछी है, मैस भी दे के, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, तो फोर्स विल बी ma। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास वेलोसिटी है एम, इधर एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो मेरे भाई मेरी बहना देखो, एम इंटू डेल्टा वी को क्या कह सकते? वी एफ माइनस वी आई अपॉन में टी। तो बच्चों मैस की वैल्यू कितनी है? 600 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 10 माइनस इनिशियल 20, टाइम कितना? 4 मिनट। 4 × 60 क्योंकि सेकेंड्स में करना है ना, तो ये बन गया, एक जीरो इस जीरो से कैंसिल, एक जीरो जीरो से कैंसिल, चार एक बार चार, दो चार, 5 बार 20, ऐसे ही है। ओके जी, ऐसे ही है ना? तो ये हमारे पास कितना बन गया? दैट विल बी 15 × -10, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब देखो, नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है? नीचे तो 6 भी बचा हुआ है। तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, और 2 × 5 = 10, 5 × 5 कितना होता है? 25। तो -25 न्यूटन की फोर्स है। लेकिन माइनस तो आप लोगों को पता है डायरेक्शन को शो करता है।
डीसेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी ज्यादा से कम हुई है, तो डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमने किसको टिक कर लिया, हमने मैग्नीट्यूड की बात की, तो अल्फा ऑप्शन को चूज कर लिया। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर है तो थम्स अप करते जाओ, साथ 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 थम्स अप करते जाएं सारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, जिनको क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 1 मिनट, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इतने मजे के और आसान सवाल हैं, क्या बताऊं। अच्छा जी, एस क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस एस है। भाई निकालना क्या चाहते हो, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को इधर लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर लूं, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, डिस्टेंस कितना है 600, इनिशियल वेलोसिटी वी आई फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है, यहां पे देखो टाइम 1 मिनट। टाइम कितना, 1 मिनट का, 1 मिनट इज इक्वल टू वट, 1 मिनट इज इक्वल टू वट, दैट विल बी, यहां पे एक सेकेंड, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र होता है, हाफ ए टी स्क्र होता है। तो यहाँ पे एस इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है, टाइम 1 मिनट का है, तो इसको मैंने 60 सेकेंड लिख लिया। उसके बाद आप देखिएगा हाफ का हाफ आ गया हमारे पास। उसके बाद मजीद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मजीद है ए टी स्क्र। अब एक्सेलरेशन मुझे बताइएगा, एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद है यहाँ पे। हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि वो कम्स टू रेस्ट है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई प्लस ए और टी की जगह पे 60 लिख लिया। मेरे भाई यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा, वेलोसिटी को उधर भेज दो तो माइनस वी आई, 60 को उधर चल के डिवाइड कर दो, तो क्या ये एक्सेलरेशन आया। इसको उठा के इधर पुट कर दीजिए, कोई मसले की बात नहीं। हाफ ए की जगह पे माइनस वी आई अपॉन में 60, और आगे टी स्क्र है तो 60 का स्क्र 60 × 60 कर लो, है ना। एक 60 को इस 60 से काट दो, 2 30 × 60, तो यहां पे क्या बन गया, एस इक्वल टू 60 वी आई माइनस 60 वी आई ना। तो यहां पे चेक कर लो, यहां पे हमारे पास कितना बचा, -30 वी आई, 30 वी आई बन गया। अब एस इक्वल टू कितना बन गया, 30 वी आई। अब आप बोलोगे सर एस की भी तो वैल्यू गिवन है 600, कोई बात नहीं, एस की जगह पे 600 पुट कर लो, और आगे 30 वी आई। तो वी आई निकालनी है तो 600 डिवाइडेड बाई 30, जीरो जीरो से कैंसिल, 3 × 2 = 6 और जीरो, तो कितना बन गया, 20 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे बताएंगे 100% क्लियर हुआ, तो थम्स अप कीजिए। 100% क्लियर हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ मैस, आगे उसने दे दिया लेंथ, और ये वो है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, और आप बच्चे जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन आप लोग कैसे निकाल सकते हो। मैं तो सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है, यहां से आप लोग पोटेंशियल की निकाल सकते हो। V एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब वर्क क्या होता है भाई, वर्क तो होता है एफ डी, वर्क तो होता है एफ डी, ठीक है ना, दैट विल बी F × D। अच्छा जी, वर्क होता है F × D, और चार्ज हमारे पास क्या है, आप लोगों को पता है ये क्यू का क्यू हो जाता है। अब फोर्स की एम ए होती है ना, तो एम की एम आ गई, ए की एल टी -2 होती है। अब जरा सोचो, आगे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एल होती है तो एल स्क्र ये बन जाएगा। तो क्या वर्क की एम एल स्क्र टी -2 ही होती है ना, और नीचे चार्ज है। चार्ज आपको पता है ये आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ये करंट का फॉर्मूला है। तो क्यू की आई टी बन गई, डायमेंशन देखो, करंट की आई लिख लो, और टाइम की कैपिटल टी होती है, तो आई टी नीचे लिख लो, आई टी नीचे लिख लो। तो ये टोटल क्या बन गई, एम एल स्क्र, ऐसे ही है। अब आई ऊपर गया तो आई -1, टी एक ऊपर गया तो टी -3। सारे बच्चे जज कर लो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, एम एल स्क्र T -3, यहाँ पे T -1 है, नहीं होगा। एम एल स्क्र T -3 और I 1 है, तो ये B नहीं होगा। सी में ML T -3 और I -1, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? आगे देखो, when the entropy of a system increases what happens। एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ती है। भाई एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है,
किसी सिस्टम में बिगाड़ को एंट्रोपी बोला जाता है। कोई एक सिस्टम था, उसमें बहुत ज्यादा हीट को इजेक्ट कर दिया गया, तो सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ गई ना, तो इसका मतलब है सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई। ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन में टी, कि कितना सिस्टम में हीट गई है, कितना हीट का चेंज आया है। बात समझ में, उसको एंट्रोपी बोला जाता है। तो जितनी एंट्रोपी आएगी रैंडमनेस उतनी बढ़ जाएगी। उसके बाद है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर। भाई हाई से लो में आया है, जरा सोचो। पहले में इलेक्ट्रॉन ऐसे तेज तेज घूमता है, आगे वाले शेल में गया सुस्त, और गया और स्लो स्लो घूमने लग गया। मोमेंटम होता है एम वी। जब लोअर शेल में आएगा तो स्पीड ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो देख लो, जब हायर शेल से लोअर में आया, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल, के हायर से ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन का मतलब है उसने तब्दीली की, छोटे से बड़े में गया या बड़े शेल से छोटे में। लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल है, कि बड़े शेल से लोअर में आया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो ये आप तमाम बच्चों ने याद रखना है कि अगर वो इस तरह की ट्रांजिशन करेगा, अगर वो इस तरह की ट्रांजिशन करेगा, तो हमारे पास मोमेंटम किस में मैक्सिमम होगा, लाइमन में। यानी जितने छोटे शेल में आएगा, लाइमन कब होता है, n=1, बाल्मर में n=2, ठीक है, पास्टल में n=3, ब्रैकेट में n=4, और p जो फंड होता है उसमें n=5, जो हम फ्रीज होती हैं उनमें n=6। तो भाई जितने छोटे शेल में आएगा मोमेंटम उतना मैक्सिमम, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। आप बोलोगे मैथ पे भी कर रहा है, मैथ तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स ही होगा ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वेलोसिटी किस में ज्यादा, छोटे शेल में। छोटे शेल कौन सा, लाइमन वाला। गॉट इट। उसके बाद दो और क्वेश्चन देख लो। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर। भाई हायर लोअर में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट and it move from distance 5 meter in the direction of force, what is the work done। तो वर्क डन तो क्या होता है, एफ डॉट डी। फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना 5, तो ये 50 जूल, बहुत इजी था, ये बन गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद है येलो मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन नॉट परफॉर्म द फिनोमिना ऑफ। ये कौन सा डिस्पर्शन, भाई येलो लाइट डिस्पर्शन क्यों नहीं कर सकती। जो विजिबल लाइट है ना, वो डिस्पर्शन कर सकती है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, ये डिस्पर्शन कर सकती है। तो मेरे भाई यहां पे याद रखो, ये अकेली येलो लाइट कैसे डिस्पर्शन करेगी, उसमें तो एक ही कलर है, येलो। तो ये विजिबल लाइट, जिसको ऑर्डिनरी लाइट बोला जाता है, ये डिस्पर्शन कर सकती है और डिस्पर्स होके स्पेक्ट्रम बनाती है। और उस स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं। गॉट इट। लेकिन ये अकेला नहीं कर सकता, सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट।